नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस 2025 के प्रीलिम्स के एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से, यानी कि जो नया वाला पैटर्न चल रहा है, जिस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी नए पैटर्न को फॉलो करते हुए ये पूरी टेस्ट सीरीज बनाई है। पेड ग्रुप की टेस्ट सीरीज है ये, और हमारे एससीएस स्टूडेंट्स की डिमांड पर ये वीडियो कंप्लीटली फ्री किया जा रहा है। आप लोग जो लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन हैं वो तो वहीं से अटेम्प्ट वगैरह करें, ऐप वगैरह में हैं तो वहां से अटेम्प्ट कर लें। अदरवाइज जो लोग पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं वो लोग ये वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखें, हर क्वेश्चन को पॉज करके पहले उसका आंसर वगैरह जो है जरूर देने की कोशिश करें। टेस्ट सीरीज का फायदा आपको तभी मिल सकता है जब आप सबसे पहले एक पेपर और पेन लेके बैठ जाएं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को जैसे ही क्वेश्चन बताया जाए उसको पॉज करके अपना खुद पहले आंसर मार्क करें, फिर इसके वीडियो में जो बताया गया है उससे आप मैच करें, ठीक है। प्लस आपकी एक्यूरेसी कितनी है, कितने परसेंट आपके सही आ रहे हैं, ये स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आप तक वीडियो पहुंचाने में बहुत सारा एफर्ट करना पड़ता है एससीएस की पूरी टीम को। कोशिश करें कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, बहुत मेहनत लगती है हमको आप तक फ्री वीडियो, फ्री कंटेंट पहुंचाने में। अगर आप चाहते हैं कि हमारे फ्री इनिशिएटिव ऐसे ही लगातार चलते रहें, जैसे कि हम करंट अफेयर भी देते हैं, यूपी करंट भी देते हैं फ्री में, टेस्ट सीरीज भी देते हैं, पेड क्विज के भी वीडियो देते हैं, मेंस के भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देते हैं, तो ऑलमोस्ट यूपी पीसीएस का चाहे जो है हो, चाहे आरओ का एग्जाम हो, बीओ के लिए हो, यूपी पीएससी के जितने एग्जाम्स हैं उनके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में बहुत ही सफिशिएंट कंटेंट पड़ा हुआ है, आप उसको जरूर देखें। एक जरूरी सूचना है आप लोगों के लिए, बीईओ की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप चल रहा है, आरओ का प्री प्लस मेंस का सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप चल रहा है, यूपी पीसीएस 2026 का भी प्री का मेंस का सिलेक्शन तक की तैयारी का ग्रुप हमने जो है स्टार्ट कर दिया। आप इसको ज्वाइन करके पूरी तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंप्लीट पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं, प्री का कंप्लीट और पूरा कंप्लीट मेंस का, तो आपकी पूरी सिलेक्शन तक की तैयारी उससे हो जाती है। कहीं से और कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ना करंट आपको बाहर से पढ़ना है, ना टेस्ट लगाने हैं अलग से, ना पेड क्विज वगैरह, सब कुछ आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में ही मिलता रहेगा, जितना कि एग्जाम निकालने के लिए बेहद जरूरी है। यूपी पीसीएस 2024 का जो प्री वाला पेपर हुआ था वो ऐतिहासिक था, नए पैटर्न के हिसाब से था, लेकिन उसकी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने अपने स्टूडेंट को साल भर पहले से ही करा दी थी। इवन आरओ 2023 का या फिर आरओ 2021 का जब पैटर्न बदला था, उसकी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में हम पहले ही पेड ग्रुप में पूरी करा चुके थे, ठीक है। इसीलिए यूपी पीसीएस 2024 के प्री में सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के। इवन अगर आप प्री के क्वेश्चंस की बात करें, 150 क्वेश्चन जीएस में होते हैं जिससे कट ऑफ बनता है। कट ऑफ के लिए ज्यादा से ज्यादा 80, 85, 90 जो है आपको क्वेश्चन सही करने होते हैं नेट में। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से यूपी पीसीएस 2024 में भी जो इतना कठिन पेपर था, उसमें भी करीबन 120 क्वेश्चन आए थे, जो कट ऑफ निकालने से बहुत 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 ज्यादा थे। टेस्ट सीरीज के ये जो वीडियोस हैं, इनकी सीरीज पूरी चलती रहेगी, लगातार एक के बाद एक आपके पास वीडियो आते जाते रहेंगे। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, ठीक है। वीडियो को देखें, पूरा अटेम्प्ट करें और अपना कमेंट जरूर बताइए कितना स्कोर आ रहा है आपके। बिल्कुल नए पैटर्न पे जैसा पेपर आप आ सकता है, उसी पैटर्न पे पेपर प्रैक्टिस करने के लिए ये टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए। कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और अपना स्कोर जरूर से जरूर कमेंट करके बताइए। फॉलो करते रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स के लिए सेक्शनल टेस्ट 8 पॉलिटी का टेस्ट होगा। कोई भी पेड ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर्स दिए हुए हैं, इन पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये पर्टिकुलरली ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप उनसे कुछ बात करना चाहते हैं तो उन्हें भी मैसेज कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, करेक्ट चुनना है। उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिए हुए हैं, अनुच्छेद दिए हुए हैं, आपको सही बताना है, ठीक है। 215, 214, 219, 231, बताइए कौन सा सही है। तो सिर्फ डी सही है। 231 आर्टिकल कहता है 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट बन सकता है, जानते हैं ना आप, तो ये कहता है 231। 215 क्या कहता है कि हाई कोर्ट जो होंगे वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होंगे, अभिलेख न्यायालय होंगे, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। 214 क्या कहता है, हाई कोर्ट स्टेट्स के लिए होंगे, हाई कोर्ट स्टेट के लिए तो होते हैं। तो 214 क्या कह रहा है कि हाई कोर्ट जो है राज्यों के लिए होंगे, फॉर स्टेट्स, ऐसे याद कर लो। 219 क्या कहता है, 219 कहता है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण, यहां पे बात हो रही है शपथ ग्रहण की, ओथ की, ठीक है।
तो अब कॉन्स्टिट्यूशन किस में आता है? ये आता है 216 में, जो ये लिखा हुआ है गठन, ठीक है। और कंडीशंस और ये सब आती हैं 217 में, और एक्टिंग चीफ जस्टिस वाला है 223। इंपॉर्टेंट तो आर्टिकल देखो 51 तक होते हैं, जो ज्यादा पूछ सकता है, लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कैग, एडवोकेट जनरल, इन सब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी आप देख सकते हो, प्रेसिडेंट वाले हो गए जैसे। सेकंड देखो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में आपको सही विकल्प चुनना है। कह रहा है संविधान में दिया हुआ है कि इसमें अध्यक्ष के अलावा 7 होंगे और सदस्य, एक अध्यक्ष, अन्य सदस्य होंगे, जो नियुक्ति कौन करेंगे? गवर्नर करेंगे, राज्यपाल। और राज्यपाल को अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें भी निर्धारित करने का अधिकार होगा। इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्य पदभार ग्रहण करने की तिथि से, जिस दिन वो आएंगे ऑफिस में, 6 इयर्स या फिर 62 इयर्स, जो भी पहले हो उस तक बने रहेंगे। क्या हो जाएगा आंसर? तो देखिए सी हो जाएगा, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। देखो ध्यान देना, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात यह है कि कितने होंगे? एक चेयरमैन होंगे और बाकी के मेंबर्स होंगे जो गवर्नर अपॉइंट करेंगे, ठीक है। संख्या का कोई उल्लेख नहीं है, नंबर का कोई उल्लेख नहीं है। थर्ड देखो, वस्तु एवं सेवा कर परिषद, जीएसटी काउंसिल की बात कर रहा है, आपको सही बताना है। ये किससे आया? 2016 में 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एक नया अनुच्छेद इसमें जोड़ा गया, और क्या करता है? प्रेसिडेंट को शक्ति देता है कि वस्तु एवं सेवा कर परिषद की स्थापना करने का अधिकार है आपको, ठीक है। और 2016 में ही इस आर्टिकल के अनुसार प्रेसिडेंट ने ये स्टैब्लिश कर दी थी। इनके पदेन सचिव, एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी कौन होते हैं? वित्त मंत्री, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर। बताओ कौन सा सही है? तो ये 1 2 3 4 सारे सही है, फिफ्थ क्यों गलत हुआ? सेंट्रल रेवेन्यू सेक्रेटरी, केंद्रीय राजस्व के जो सचिव होते हैं वो होते हैं पदेन सचिव, ना कि फाइनेंस मिनिस्टर। फोर्थ देखो, कोई समुदाय है उसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा देना है, तो उसके लिए क्या कौन सा सही है? राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों में सिफारिश राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासक द्वारा की जाती है, ठीक है। ये प्रस्ताव आपका नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब अप्रूव करेगा, मिनिस्ट्री अप्रूव करेगी, ट्राइबल अफेयर्स वाली। भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय से भी अनुमोदन आपको लेना होगा, और केंद्रीय जनजातीय कार्यालय मंत्रालय को संबंधित एसटी ऑर्डर में संशोधन के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक विधेयक पेश करना होगा। बाद में प्रेसिडेंट स्वीकृति देंगे आर्टिकल 348 के तहत। तो 1 2 3 सही है फोर्थ का, ठीक है। तो फोर्थ और फिफ्थ क्यों गलत हुआ? यूनियन मिनिस्ट्री जो है, फोर्थ इसलिए गलत हुआ कि रजिस्ट्रार जनरल से तो आपको लेना पड़ेगा, ठीक बात है। यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री को पार्लियामेंट में बिल प्रेजेंट करना होगा कि अमेंड करो एसटी ऑर्डर को, और फिर प्रेसिडेंट करेंगे। आर्टिकल गलत दे रखा है, आर्टिकल है आपका 342, तो कोई कम्युनिटी को एसटी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब बात हो रही है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की। आपको इसमें भी सही बताना है। इसका 2018 में गठन हुआ था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था इसको 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। देखो जहां भी संशोधन अधिनियम आए उसको 102 सीए करके याद कर लिया करो, ऐसे पढ़ लिया करेंगे इसको। इसके लिए एक नया अनुच्छेद लेके आए 334B। इसमें क्या होंगे? एक अध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष होंगे, 3 बाकी सदस्य होंगे, और इस आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जितने भी सब हैं ये राष्ट्रपति इनको अपॉइंट करेंगे। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है। सेकंड क्यों गलत हुआ? क्योंकि 338B है आर्टिकल, इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल, याद रखना, NCBC के लिए, ऐसे याद कर लो। सिक्स्थ देखो, भाषाई अल्पसंख्यक समूह वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी, स्पेशल ऑफिसर नियुक्त होता है, आपको उसके बारे में सही बताना है। मूल रूप से भारत के संविधान में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए कोई विशेष अधिकारी के संबंध में कोई प्रावधान शुरू में तो था नहीं। बाद में जब स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया 1953-55 में, तब ये सिफारिश हुई। फिर 1956 में 7th CA के तहत 350B लेके आया गया, नया भाग भी जोड़ा गया। 350B के तहत भाषाई अल्पसंख्यक समूह के लिए एक विशेष अधिकारी की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करेंगे। 350B के अनुसार ही विशेष अधिकारी का कार्यालय 1959 में स्थापित किया गया। तो आंसर आपका सी हो गया, 1 2 और 3। फोर्थ क्यों गलत हुआ? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। आर्टिकल 350B के तहत जो ये ऑफिस आया ये 1957 में आया, तो ये हमारा ईयर गलत हो गया यहाँ पे।
7 देखो, अब आपको मैच करना है, आर्टिकल्स दिए हुए हैं, मैच करो, पॉज करके फटाफट मैच कर दो। बी है आंसर। 243 तो कहता है 240, ये आपको वैसे पंचायत के सारे याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ पे 243C की बात हो रही है, ये संरचना की बात है, ठीक है। डी जो है वो सीटों का आरक्षण देता है। ई क्या कहता है? पंचायतों का कार्यालय, कार्यकाल। और 243 के क्या कहता है? निर्वाचन। बलवंत राय मेहता समिति की बात हो रही है, कुछ इन्होंने सिफारिशें दी थी, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। त्रिस्तरीय व्यवस्था होगी, ग्राम पंचायतों का गठन होगा, योजना विकास का कार्य पंचायतों को दिया जाएगा, पर्याप्त संसाधन दिए जाएंगे, शक्तियों के हस्तांतरण के लिए भी उचित प्रणाली लागू की जाएगी। 1 3 4 5 2 नहीं है इसमें, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, क्योंकि ये गठन जो होगा ये डायरेक्ट इलेक्शन से होता है। 9th देखो, सही चुनना है आपको, करेक्ट ऑप्शन। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। नगर पालिका चुनावों का निर्देशन, नियंत्रण सब कुछ कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन। और अवधि इनकी 5 वर्ष है, इससे पहले भी इसको समाप्त कर सकते हैं। और राज्य विधानमंडल जो है इससे संबंधित मामलों में प्रावधान कर सकता है। बताएंगे कौन सा सही है? सारे सही है बिल्कुल। 10th देखो, सही चुनना है आपको। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का अनुपालन करने वाला पहला स्टेट था एमपी। 1993 में 73वें संशोधन से पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज को भारतीय संविधान की 11वीं शेड्यूल में जोड़ा गया। और 24 अप्रैल को हर साल नेशनल पंचायत डे सेलिब्रेट किया जाता है। बताना है कौन सा सही है? ये आपके सारे सही हैं। 11 देखिए, सही चुनना है आपको, करेक्ट ऑप्शन। अब बात हो रही 74th सीए की, 1992, ये 1 जून 1993 से लागू हुआ। 1992 में इसमें एक नया भाग 9A पेश किया गया, नगर पालिका है इसमें 9A में। और 74th से शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, अर्बन लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। ये भी सभी सही है। 12 देखिए, सही चुनना है, करेक्ट ऑप्शन। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की जो पहली सिफारिश की थी, वो कमिटीज बनी थी अलग अलग, तो वो थी एलएम सिंघवी कमेटी, ठीक है। राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार थी। 1986 में लोकतंत्र और विकास के लिए अवधारणा पत्र विकसित करने के लिए समिति बनाई गई थी। इस समिति का गठन एलएम सिंघवी की अध्यक्षता में हुआ था। बताना है आपको कौन सा सही है। 2 और 3 सही है। पहला क्यों गलत हुआ? 1986 की है ये समिति, ठीक है। 13 देखो, सही विकल्प चुनना है आपको। पंचायत का आपको सदस्य बनना है तो आपको कम से कम 21 साल का होना चाहिए। और नगर पालिका के सारे सदस्य डायरेक्टली मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं। आर्टिकल 243 डी, घ हो जाएगा डी, क्लॉज 3, पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन मिलेगा। पंचायती राज राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। और 11वीं अनुसूची में 29 सब्जेक्ट्स हैं जिन पे पंचायतों को कानून बनाने का पूरा अधिकार दिया हुआ है। सब सही है। 14 देखिए, सही चुनना है आपको। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत संघ की ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया। 344 के अंडर प्रेसिडेंट को राइट दिया गया है कि वो किसी आयोग का गठन कर सकते हैं भाषा से संबंधित। 344 क्लॉज 4 क्या कहता है कि 20 मेंबर संयुक्त सदस्य समिति का गठन का प्रावधान किया गया है। बताइए क्या हो जाएगा इसका? 14th का आंसर क्या हो जाएगा? पहला दूसरा सही है, तीसरा क्यों गलत हुआ? ये 30 मेंबर कमेटी है, 20 इसमें से लोकसभा से आते हैं और 10 आपके राज्यसभा से आते हैं। बात हो रही है भारतीय दंड संहिता 1860 की, इंडियन पीनल कोड 1860 की। करेक्ट चुनना है आपको। अलग अलग धाराएं दी हुई हैं। धारा 70 है सामूहिक बलात्कार, 799 है दहेज हत्या, 187 है देश के खिलाफ षड्यंत्र और 145 है भीड़ भाड़ हंगामा। पहला और दूसरा सही है, तीसरा क्यों गलत हुआ? जो देश के खिलाफ षड्यंत्र है वो है आपके 145, ये इंटरचेंज्ड है, ठीक है। और ये तो है 145 और भीड़ भाड़ हंगामा है आपका
कंजेशन एंड कमोशन लॉस जो हैं ये दिए हुए हैं आपके 187 में। फिर से आपको मैच करना है, मैच कीजिए आर्टिकल्स और लिस्ट दी हुई है पूरी। पॉज कर लिया करो इन क्वेश्चंस को, सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, 52 क्या कहता है? 50 नहीं, ये आर्टिकल सारे आपको प्रेसिडेंट वाले याद होने चाहिए। 56 कहता है टर्म ऑफ ऑफिस, ठीक है, पदावधि। 58 कहता है क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी, और 60 क्या कहता है? शपथ। 61 क्या कहता है? ऑर्डिनेंस वाला है, इम्पीचमेंट, महाभियोग। ठीक है, 17 देखो, गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट पूछ रहा भी है। नागरिकता के प्रावधान भाग 2 में दिए हुए हैं 5 से 11 में। एकल नागरिकता जो संबंधी प्रावधान है वो हमने ब्रिटेन से लिया था। 4A कहता है अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार हैं, और मौलिक अधिकारों का प्रावधान अमेरिका से लिया था। इनकरेक्ट पूछ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं गलत करने। आप बताओ, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 रटा होना चाहिए बिल्कुल। पार्ट 4A क्या कहता है बताओ? 18 देखो, अरुणाचल प्रदेश के संबंध में जो स्पेशल प्रोविजन है वो कौन से अनुच्छेद में आते हैं? तो वो आपके आते हैं H में, 371H। 19 देखो, 1950 में, अब ये कौन से स्टेट से कौन सा स्टेट निकला है, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। 50 में संयुक्त प्रांत से अलग होकर यूपी बना। 60 में बॉम्बे राज्य से अलग होकर महाराष्ट्र बना। 72 में असम से अलग होकर मेघालय बना। 53 में मद्रास से अलग होकर आंध्र प्रदेश बना। बताओ कौन सा सही है? ये सारे सही हैं, याद रखना है, ठीक है, कौन सा स्टेट कौन से ईयर में बना, क्रोनोलॉजी में पूछ लेगा या कैसे भी। गलत चुनना है आपको यहाँ पे। आर्टिकल 324 क्या कहता है कि इलेक्शन कमीशन का जो पूरा अधीक्षण निर्देशन सब कुछ है ये निर्वाचन आयोग में निहित है। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 22 जनवरी, और भारत में मतदान का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किसमें दिया हुआ है? आरपीए एक्ट 1951 में। बताइए कौन सा गलत है कह रहा है? दूसरा गलत है, क्योंकि ये मनाया जाता है आपका 25 जनवरी, ना कि 22 जनवरी। 21 देखो, आपको सही चुनना है, फिर से आर्टिकल्स दिए हुए हैं, आपको सही बताना है। देखो तो क्या हो जाएगा? 44 क्या कहता है? समान नागरिक सहायता, ठीक है। 51 एक मौलिक कर्तव्य हैं। 14 है कानून के समक्ष समानता। 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है 21A। 22 देखिए, गलत चुनना है आपको। 167 क्या कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में जो मुख्यमंत्री की भागीदारी है वो संवैधानिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी है। केंद्र के साथ साथ राज्यों के वित्तीय खातों को नियंत्रित करने का कार्य भी कैग करते हैं, CAG, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां कॉमन सिविल कोड लागू है। कौन सा गलत है? कोई गलत नहीं है, सारे ठीक हैं। 23 देखिए, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं को, लोकसभा और स्टेट असेंबलीज को आप भंग तो कर सकते हैं पर समाप्त नहीं कर सकते। राज्यसभा को ना भंग कर सकते ना समाप्त कर सकते। हालांकि राज्य विधान परिषदों को भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन 169 के तहत संसद द्वारा इन्हें समाप्त किया जा सकता है। और धन विधेयक यानी मनी बिल जो है वो विधान परिषद को 3 महीने के अंदर अंदर वापस लौटाना है। ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। सी सही है, मनी बिल पे 14 दिन से ज्यादा किसी का अधिकार नहीं है। पहली बात तो ये भी फॉर्मेलिटी है बस, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को 14 डेज में वापस करना ही करना होगा। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को कितने दिन रोक सकती है? अभी ऊपर आपने मनी बिल देखा है, अभी कह रहा है ऑर्डिनरी बिल लेजिस्लेटिव काउंसिल कितने दिन रोक सकती है? तो ये 4 महीने रोक सकती है, याद रखना, ठीक है। और मतलब पहले इंस्टेंस में तो रोक सकती है 3 ही महीने, लेकिन फिर 1 महीने और रोक सकती है, तो टोटल 4 महीने रोक सकती है। सही बताओ। मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते राज्य विधानमंडल तय करते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर। कार्यकाल निश्चित नहीं होता, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पे बने रहते हैं। और संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को विधानमंडल के दोनों सदस्यों में से किसी एक का सदस्य होना कंपलसरी है। एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे 6 महीने के अंदर अंदर मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। ठीक बातें हैं ये बिल्कुल।
26 देखो, सही बताना है। संविधान की व्याख्या करने का जो आखिरी फाइनल अथॉरिटी है टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, वो है आपका सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। जनहित याचिका, फ्रांस में इस वर्ड की उत्पत्ति हुई थी, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात हो रही है। संसद को सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बढ़ाने का अधिकार है, पार्लियामेंट के पास राइट है। पहला और तीसरा सही है। PIL ओरिजिनेट हुआ था USA से। 27 देखिए, सही चुनना है आपको। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख, एपिलेट जुरिस्डिक्शन की बात हो रही है 132 से 136। 127 क्या कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम अगर पूरा है नहीं है तो वो न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उपराष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ये एडहॉक जजेस की बात हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो वेतन है वो संसद निर्धारित करेगी। पहला और तीसरा सही है, दूसरा क्यों गलत हुआ? देखिए 127 आर्टिकल के तहत एडहॉक जजेस को चीफ जस्टिस अपॉइंट करेंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट से परमिशन लेंगे वो, वाइस प्रेसिडेंट का यहाँ पे कोई काम नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा है? 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच के लिए 2011 में 30 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन हुआ था। अध्यक्षता इसकी PC चाको ने की थी, मतलब चाको समिति की बात हो रही है ये। तो इस समिति ने कौन सी लोकसभा को अपनी रिपोर्ट दी थी, मतलब कौन थे स्पीकर उस टाइम पे? तो ये मीरा कुमार थी, ठीक है। 29 देखो, सही चुनना है आपको। पार्ट 5 की बात हो रही है, 124 से लेके 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, इन सब का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो संसद को राज्य सूची पे भी कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। दोनों संसद के सदनों से मंजूरी के बाद 6 महीने तक आपातकाल जारी रहेगा और हर 6 महीने में इसको आप बढ़ा सकते हो परमिशन के साथ, ठीक है। ये बातें बिल्कुल। बात हो रही है अशोक मेहता समिति की। देखो LM सिंह भी देख लिया आपने, बलवंत राय देख ली, यहाँ पे अब अशोक मेहता आ गई है, ठीक है, 1977 की। आपको बताना है इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी। त्रिस्तरीय पंचायत कहा था इन्होंने, विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु जिला होगा, जिला परिषद को पंचायती राज की कार्यकारी संस्था बनाया जाएगा, इनके पास कराधान की शक्तियां होंगी, रेगुलर सोशल ऑडिट होगा और अगर ये भंग हो जाए तो 6 महीने में नए बिल्कुल चुनाव करा के इनको करना पड़ेगा पॉइंट। 2, 3, 4, 5 इन्होंने 2 टायर दिया था, ठीक है। त्रिस्तरीय व्यवस्था नहीं दिया था, द्विस्तरीय दिया था इन्होंने, तो ये याद रखना, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। सही चुनना है, करेक्ट ऑप्शन। ग्राम पंचायत ग्रामीण स्तर पे स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। और हर एक ग्राम पंचायत 5 और उससे अधिक वार्डों में विभाजित है। हर वार्ड से एक पंच चुना जाता है। हर ग्राम पंचायत में एक निर्वाचित पंच और सरपंच होता है जो मुखिया होता है गांव का, और पंचायत के गठन और चुनाव कराने का अधिकार राज्यों के पास है। क्या हो जाएगा आंसर? बी, 1, 3 और 4। दूसरा क्यों गलत हुआ? कितने हैं? क्योंकि कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 20 वार्ड्स का, 5, 10 नहीं है, 10 और 20 है। सही चुनना है आपको। आर्टिकल्स दिए हुए हैं और आपको बताना है कौन सा है। देखो फटाफट, 338 क्या कहता है? NCSC, ठीक है ये। 338A क्या कहता है? NCST, ठीक है ये भी। और 338B तो अभी आप देख के ही आए हो, तो ये तो सही हो गए सारे। 33 देखो, संवैधानिक निकाय यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज चुनो इनमें से। तो आपका राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण है, आपदा प्रबंधन है, निर्वाचन आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, और क्या है? नहीं, एक मिनट गड़बड़ हो गई। ये 3, 4, 5, 6, 7 है, ठीक है ना। निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा, राज्य वित्त, और ये आपकी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। ये आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। 34 देखेंगे, इनकरेक्ट बताना है। निर्वाचन आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका कार्यकाल 6 या 65 साल है, जो भी पहले होगा। 1950 से 1987 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय था, मतलब 1 मेंबर बॉडी था, जिसमें सिर्फ एक अधिकारी होते थे जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे। 16 अक्टूबर 1989 को मतदान देने की न्यूनतम आयु 21 से 18 कर दी गई। 1989 के बाद राष्ट्रपति ने निर्वाचन आयोग का कार्यभार कम करने के लिए 2 और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की। बी गलत हो गया। क्यों?
1950 से 1989 तक 1 मेंबर बॉडी की तरह काम किया है, सिर्फ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होता था। 35 देखिए, 14th पार्ट में संविधान के 315 से 323 आर्टिकल तक किस संस्था की स्वतंत्रता एवं शक्ति कार्यों का सब कुछ लेखा जोखा दिया हुआ है। किससे डील करता है ये आर्टिकल? ये आपका करता है यूपीएससी से डील, सेंट्रल पब्लिक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। 36 देखो, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत 2 शहर मद्रास और बॉम्बे में गवर्नर की परिषदें बनाई गई थी। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को इंक्लूड किया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में। कौन कौन? महाराजा सर नरेंद्र सिंह, बनारस के राजा देवनारायण सिंह और ग्वालियर के राजा सर दिनकर राव रघुनाथ। 1938 में सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा यह घोषणा की गई थी कि स्वतंत्र भारत का संविधान वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा, इसमें कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होगा। क्या पूछा है? इनकरेक्ट, सी गलत हो गया। ये अनाउंसमेंट पंडित जेएल नेहरू ने किया था। 37 करेक्ट चुनना है आपको। अब ये मैक्सिमम और मिनिमम एज लिमिट पूछ, तो जज अगर सुप्रीम कोर्ट का बनना है तो 65, यूपीएससी का चेयरमैन बनना है तो 6 या 65, 6 इयर्स या फिर 65 कार्यकाल है। हाई कोर्ट के जज के लिए 62 और मेंबर बनना है, मैक्सिमम एज लिमिट आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए 5 इयर्स है, 62 इयर्स। क्या हो जाएगा आंसर? 1, 2 और 3 सही है, 4th क्यों गलत हुआ? देखिए, स्टेट के लिए है 6 इयर्स या फिर 62, ये 65 है, देखो ध्यान रखना, यूपीएससी और स्टेट पब्लिक में अंतर याद रखना। गलत चुनना है आपको। भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य विधानसभा में 60 से कम और 500 से ज्यादा सदस्य नहीं होंगे। किसी राज्य की विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आपको 25 इयर्स का होना चाहिए। किसी भी राज्य के विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित डिस्क्वालिफिकेशन का जो पूरा मैटर है वो गवर्नर देखेंगे। कौन सा गलत है? कोई गलत नहीं है, सही चुनो। एक संसद सदस्य राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस निमित्त नियुक्ति व्यक्ति के समक्ष पद की शपथ लेता है। मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या तो प्रेसिडेंट के सामने लेगा या प्रेसिडेंट ने किसी को अपॉइंट करा है, सीधी भाषा में ये है। सुप्रीम कोर्ट के जज या तो प्रेसिडेंट दिलवाएंगे वोट या जिनको प्रेसिडेंट कहेंगे। स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर को गवर्नर साहब दिलवाएंगे या जो गवर्नर साहब जिनको कहें वो। और हाई कोर्ट के जज किसके सामने ओथ लेंगे? या तो प्रेसिडेंट साहब के या जिनको प्रेसिडेंट साहब कहें उनके। तो 1, 2, 3 सही है, 4th क्यों गलत हुआ? गवर्नर है क्योंकि यहाँ पे। 40 देखिए, सही चुनना है आपको, करेक्ट ऑप्शन। राज्यसभा के जो उपसभापति हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे? डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के चेयरमैन को देंगे, ठीक है। स्पीकर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के वो डेप्यूटी स्पीकर को देंगे। डेप्यूटी स्पीकर देंगे स्पीकर को, पढ़ते रहो ध्यान से। सुप्रीम कोर्ट के जज देंगे राष्ट्रपति को। लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन किसको देंगे? वहां के उपसभापति को, डेप्यूटी चेयरमैन को। बताओ कौन सा सही है? ये सारे सही हैं और ये सारे याद रखना, जहां भी कंफ्यूजन क्रिएट होगा वो सब पूरा एक ही जगह दे दिया गया है। 41 देखो, गलत चुनना है आपको। बात हो रही है एआरसी की, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की। इनकी सिफारिश पर नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए 2 विशेष प्राधिकरण लाए गए, लोकपाल और लोकायुक्त। कौन अपॉइंट करता है? राज्यपाल करता है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए गठित संथानम आयोग केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना की सिफारिश की थी। मतलब संथानम कमीशन के रिकमेंडेशन पे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन लाया गया। बताइए इनकरेक्ट कौन सा है? तो इसमें भी कोई गलत नहीं है, ठीक है सारे। 42 देखिए, सही चुनना है आपको। राज्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करेंगे और उन्हें केवल महाभियोग से, इम्पीचमेंट से हटाया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति और विधानसभा और विधान परिषद से संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। और भारत का निर्वाचन आयोग भारत में राजनीतिक दलों को भी मान्यता देता है, रिकॉग्नाइज करता है पॉलिटिकल पार्टीज को। सही है ये तीनों। 43 देखो, गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट। बात हो रही है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की। 28 सितंबर 1993 के मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश के तहत ये अस्तित्व में आया था और बाद में
ये एक एक्ट आ गया था जिसने जिसने इसको प्रस्थापित किया था। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का कार्यकाल 8 साल है। हर स्टेट का अलग अलग होता है ना। उत्तराखंड 1 नवंबर 2011 को लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बना था। 323 आर्टिकल के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है और स्टेट वाला देता है गवर्नर को। पहला गलत हो गया। पहला क्यों गलत हो गया? ये एक्ट आपका 1993 का है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 दो बार याद कर लो। 44 देखिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की बात हो रही है। स्थापना कब हुई? अधिनियम आया था 2005 का, तो 2007 में स्थापना हुई। किसके कंट्रोल में काम करता है ये? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और इसके अनुसार कानूनी तौर पे बच्चा कौन है? जो 18 वर्ष से कम है। तो आप बताइए, आप बच्चे हैं? नहीं, ठीक है, कोई गलत नहीं है इसमें से। 45 देखिए, सही चुनना है, करेक्ट ऑप्शन। टीटी कृष्णमाचारी ने भारत के आपातकालीन प्रावधानों को क्या कहा? संवैधानिक तानाशाही, कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप। हृदयनाथ कुंजरू ने कहा इनको राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता के लिए खतरा है ये। और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने संविधान की प्राणवायु बताया इनको। महावीर त्यागी ने इनको इनकी तुलना सुरक्षा वॉल से की। ठीक है, सारी बातें फेमस स्टेटमेंट्स होते हैं, कई बार पूछ लेता है। सही बताइए पहले, तो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए पहले, साथ में सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले चीफ जस्टिस हरीलाल जैकीसुदास कन्या, ठीक है ये। प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं श्रीनिवास राव और कैबिनेट सचिव एनआर पिल्लई। ये इंटरचेंज्ड हैं, ठीक है। तो पहला दूसरा आंसर हो गया। 47 किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में सर्वाधिक राज्य आते हैं? कौन सा ऐसा हाईकोर्ट है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स आते हैं? गुवाहाटी, बॉम्बे, कलकत्ता, केरला। तो गुवाहाटी में आते हैं सबसे ज्यादा। गुवाहाटी में अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड है, मिजोरम है, ठीक है। और इनके आप मुझे बताओ कितने स्टेट्स आते हैं इनके अंदर, तीनों के। 48 देखेंगे, तमिल भाषा कहाँ बोली जाती है? तमिलनाडु और पुडुचेरी में। तेलुगु बोली जाती है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में। मलयालम कर्नाटक में, कन्नड़ केरल में, और बोडो असम और सिक्किम में। ये तो आसान है क्वेश्चन, पहला दूसरा सही हो गया ना। मलयालम आप ही बताओ, केरला की है भाषा। कन्नड़ कहाँ की है? कर्नाटका की है। और बोडो कहाँ की है? असम और वेस्ट बंगाल की, ना कि सिक्किम, ठीक है, नॉट सिक्किम। 49 देखिए, करेक्ट बताना है। अब ये कुछ इंस्टीट्यूशंस दिए हुए हैं, कहाँ लोकेटेड है ये आपको देख के बताना है। करो इसको भी साथ साथ सॉल्व। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? वर्धा, महाराष्ट्र में। अंग्रेजी और विदेशी भाषा विद्यालय कहाँ पे है? हैदराबाद, हैदराबाद में है, तेलंगाना। तो ये आपका गलत हो गया, ठीक है। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली में है, और मौलाना आजाद है आपका हैदराबाद, तेलंगाना में। तो 1, 3 और 4 हो गए सही। उत्तर पूर्वी परिषद का मुख्यालय पूछ रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का, कहां पे है? शिलोंग में है। 51 देखिए, सही चुनना है आपको। वंशधारा जल विवाद, अलग अलग जल विवाद हैं, उनमें कौन कौन से स्टेट आते हैं यही पूछता है। वंशधारा 2010 उड़ीसा आंध्र प्रदेश के बीच में। महादेई 2010 गोवा केरल महाराष्ट्र के बीच में। महानदी, महादेई है ये, महानदी है, 2018 उड़ीसा छत्तीसगढ़ के बीच में। बताओ ऑप्शन। पहला और तीसरा सही है, दूसरा क्यों गलत हुआ? गोवा कर्नाटका महाराष्ट्र है, कर्नाटका नॉट केरला, ये गलत हो गया। 1946 में अंतरिम सरकार बनी थी, तो किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिला था उसके बारे में आपको इनकरेक्ट बताना है। ये पूरा याद होना चाहिए आपको। देखो क्या हो जाएगा इसका। तो जवाहरलाल नेहरू को मिला था कॉमनवेल्थ, बिल्कुल ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना प्रसारण मिला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला था फूड एंड एग्रीकल्चर, याद रखना, प्रसाद खाने की चीज है तो फूड से याद रखना इसको। और जॉन मथाई को मिला था आपका इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज, ठीक है ये, ठीक है। और ये वर्क माइंस एंड एनर्जी मिला किसको था? CH भाभा। ये तो आपको सारे याद रखने हैं। फिर से आ गया,
1947 में स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल की बात हो रही है, वो इंटरिम गवर्नमेंट की थी। तो ये कह रहा है मिनिस्ट्री ऑफ वर्क्स, माइंस और एनर्जी किसको मिला था। अभी तो ऊपर तो आपने देखा दूसरा था, ये वाला क्या हो जाएगा, वीएन गडगिल। ठीक है। 54 भारतीय गणराज्य में वरीयता क्रम, जो आपका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है, उसमें कौन सबसे पहले आएगा इनमें से, देख के बताओ। थोड़ा तो देखो, देख के जाना पड़ेगा आपको। तो इनमें से भारत रत्न अवार्डी आएंगे पहले। ठीक है, ये 7A पे आएंगे, तो ये बाकी सब इनके बाद आएंगे। समवर्ती सूची के विषय आपको चुनने हैं कॉन्करेंट लिस्ट के। ये भी आपको थोड़ा लिस्ट सारी ध्यान रखनी पड़ेंगी, इनमें कोई ट्रिक तो काम करेगी नहीं, पढ़ना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, ए है आंसर 1 2 3 4। 1 आर्थिक सामाजिक योजना, जनसंख्या नियंत्रण, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण। ठीक है, याद रखिएगा। स्थानीय स्वशासन और लोक व्यवस्था जो है ये आपका, ये आता है स्टेट लिस्ट में। 56 देखिए, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संविधान को निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं दी हैं, हमने कौन सी विशेषताएं, कौन से फीचर्स बोरो करे हैं साउथ अफ्रीका से, बताना है आपको। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली है हमने, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया है हमने, बस ये दो चीजें ली हैं। ठीक है, और ये इमरजेंसी प्रोविजन और न्यायपालिका कहां से लिए हमने, बताओ। ये लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। सही चुनना है आपको। फिर से ये कौन सा फीचर कौन से कंट्री से बोरो करा है, ये आपको देख के बताना है। तो ये साथ में ही सॉल्व करेंगे हम। फटाफट से आपको अपने स्कोर के लिए पॉज करना है वीडियो और उसको सॉल्व करना है। तो आयरलैंड से क्या लिया है हमने, डीपीएसपी लिया है। और ये कहां से लिया है, मौलिक अधिकार कहां से लिए हैं, ये हमने लिए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो ठीक है ये। और न्यायपालिका, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहां से लिया है हमने, ये भी हमने यूएसए से लिया है। और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कहां से लिया है, ये भी हमने यूएसए से लिया है। तो पहला दूसरा सही हो गया। बात हो रही है 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, 2023। लोकसभा प्रत्येक राज्य की विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र की विधानसभा में महिलाओं के लिए कितने वर्षों के लिए कुल सीटों का आरक्षण जो 1/3 है ये किया गया है, कितने सालों के लिए किया गया है ये, तो ये 15 ईयर्स के लिए किया गया है। 59 देखो, सही चुनना है आपको। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात हो रही है, जो रिजर्वेशन था एंग्लो इंडियंस के लिए, ये अब खत्म कर दिया गया लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में। 331 के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को राष्ट्रपति जो हैं वो लोकसभा के लिए नामित करते थे। 86th अमेंडमेंट 2002 से प्रारंभिक शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया था और इससे एक नया अनुच्छेद 21 जोड़ा गया था। ये तो आप सॉल्व कर लेंगे, अभी 21 आप ऊपर देख के ही आए हैं, बी हो जाएगा आंसर। 21A जोड़ा गया था, पढ़ के तो आए हो अभी ऊपर कि नहीं। 21A जोड़ा गया था, 21 तो पर्सनल लिबर्टी वाला आर्टिकल है। 60th देखो, गलत चुनना है आपको, इनकरेक्ट। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में शहरी स्थानीय निकायों को, अर्बन लोकल बॉडीज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 42nd अमेंडमेंट 1976 से 20 और 21 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता, मतलब कंप्लीटली रहेंगे ये, इनको कोई नहीं हटा सकता। 44th 1978 से मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, हटाया गया और उसको विधिक अधिकार यानी एक लीगल राइट बनाया गया। इनकरेक्ट पूछ रहा है कौन सा है, बी गलत हो गया। 42nd अमेंडमेंट एक्ट से नहीं, ये 44th से ही हुआ था, 1978। प्लीज इनका ईयर खासकर ध्यान रखना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। 42nd भी पूरा पढ़ना है, क्या क्या प्रावधान थे, 44th भी, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं। ठीक, चलो 61 पे आ गए हैं हम। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्यों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था। इंडियन यूनियन को ना 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। तो पार्ट 4 में क्या आता था, तो पार्ट 4 में आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आता था। देखिए पार्ट ए था एक, तो जिसमें आते थे ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन। पार्ट बी में आती थी आपकी 9 राज्य विधानसभाएं, और सी में आते थे वो वाले प्रोविंसेस जिनपे चीफ कमिश्नर रूल करता था, मुख्य आयुक्त शासित करता था। और पार्ट 4 में अकेला अंडमान एंड निकोबार, डी में इसको रखा गया था। 62 में गलत बताना है आपको।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मौलिक अधिकारों में जो संशोधन की शक्ति है वो 368 के अंदर आती है। भाई जो पावर है अमेंड करने की कॉन्स्टिट्यूशन 368 में, तो उसके अंदर अंतर्निहित है, ये उसी के अंदर आती है। ये 24th अमेंडमेंट 1971 से 13 और 368 में संशोधन किया गया और ये घोषित किया गया कि जो 368 के तहत संसद के पास मौलिक अधिकारों को सीमित करने या किसी भी मौलिक अधिकार को वापस लेने की शक्ति है। गोलकनाथ केस आया 1967 का। इन केसेस का ना ईयर याद रखना, अलग से क्वेश्चन बन सकता है। उसमें 1971 में 24th अधिनियम जो है पारित किया गया। इनकरेक्ट पूछ रहा है, कोई गलत नहीं है। 63 देखो, गलत चुनना है आपको। स्टॉक एक्सचेंज, डाकघर बचत और सार्वजनिक स्वास्थ्य, ये सब यूनियन लिस्ट में है। 246 आर्टिकल क्या करता है? भारतीय संसद और राज्य विधानमंडल के बीच कराधान सहित विधायी शक्तियों का वितरण करता है। 312 क्या कहता है? ऑल इंडिया सर्विसेज। अच्छा, कितनी है ऑल इंडिया सर्विसेज? आप मुझे बताइए नाम उनके लिख के। छठी अनुसूची क्या कहती है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ATMM, ऐसे याद कर लो। इनको छोड़ के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान है। इनकरेक्ट पूछ रहा है ये, तो ए हो गया आपका गलत। स्टॉक एक्सचेंज, पोस्ट सेविंग्स ऑफिस तो यूनियन लिस्ट में आता है। पब्लिक हेल्थ जो है ये स्टेट लिस्ट में आता है। 64 देखो, आपको सही चुनना है। प्रियम्बल जो है ये इसमें उल्टा दे रखा है, ऊपर नीचे है इंग्लिश हिंदी में। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया एक राज्यों का संघ होगा। संविधान में प्रस्तावना को हमने अमेरिका से लिया है। 42nd अमेंडमेंट 1976 से 3 शब्द, ये आप इंग्लिश में याद कर लो, SIS, सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी, जोड़े गए थे और सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र या फिर आइडेंटिटी कार्ड कहा था। करेक्ट चुनना है हमें। 1 2 3 ठीक है। ये NA पालकी वाला बहुत ही फेमस एक ज्यूरिस्ट थे, उन्होंने कहा था, ना कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। 65 देखो, करेक्ट चुनना है आपको। जून 1948 में भारत सरकार ने SK धर की अध्यक्षता में एक लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन, भाषाई प्रांत आयोग नियुक्त किया था। रिपोर्ट इन्होंने दिसंबर 1948 में दी थी और क्या कहा था इन्होंने कि भाषाई अधिकार के बजाय प्रशासनिक सुविधा के तौर पे होना चाहिए गठन। ये भी सब सही है। 66 में आपको गलत चुनना है। कांग्रेस सरकार थी दिसंबर 1948, इसमें एक लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन बैठा था जिसमें JVP कमेटी कहते हैं इसको, JVP ऐसे याद कर लो। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और भीमराव अंबेडकर थे। अब पी तो आ गया तो आपको समझ ही आ गया होगा कौन सा गलत है। इस समिति ने 1949 में रिपोर्ट दी थी। 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाने में मजबूर होना पड़ा था, बहुत ज्यादा विद्रोह हो गया था, तो आपका ए गलत हो गया ना। इसमें JVP कमेटी जो है तो पी से थे आपके पताभी सीतारामैया, ठीक है, भीमराव जी अम्बेडकर इसमें नहीं थे। 67 देखिए, गलत चुनना है आपको। 1976 41st अमेंडमेंट, राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो एज थी वो 60 से 62 कर दी गई थी। 1976 के 42nd संशोधन अधिनियम में 5 विषयों को स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में भेजा गया था और 31st अमेंडमेंट 1972 से लोकसभा सीटों की संख्या 525 से 545 कर दी गई थी। ये सब सही है। निम्नलिखित में से किस देश का संविधान तैयार करने में सबसे कम टाइम लगा था? इनमें से ये पूछ रहा है। तो अमेरिका को बहुत कम टाइम लगा था, लेस देन 4 months, 4 महीने से भी कम में इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 से किस भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो ये आपके जोड़ा गया था बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथली को, BDMS ऐसे याद कर लो। गलत चुनना है, इनकरेक्ट। लोकसभा अध्यक्ष के पास ये निर्धारित करने का आखिरी अधिकार होता है, आप जानते हैं कि मनी बिल है कि नहीं, आर्टिकल 110 क्लॉज 3। 1786 के संशोधन अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस में अपना फैसला सुनाया कि संविधान में संशोधन करने की संसद की जो शक्ति है इसका इस्तेमाल फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करी जा सकती। ये भी सब सही है। 71 देखो, सही चुनना है। संविधान नागरिक शब्द को परिभाषित नहीं करता है, ठीक है, लेकिन भारतीय संविधान में पार्ट 2 में
5 से 11 आर्टिकल तक नागरिकता के लिए अलग अलग पात्र व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियां दी हुई हैं। 1 नवंबर 1946 को 14 राज्य और 6 यूटी बनाए गए थे। पीपल्स वॉर ग्रुप एक आतंकवादी संगठन था जिसकी स्थापना 1980 में आंध्र प्रदेश में कोंडापल्ली सीतारामैया नाम के एक नक्सली नेता ने की थी। 100th अमेंडमेंट 2014 से अधिनियमित किया गया कि कुछ क्षेत्र भारत द्वारा अधिग्रहित कर लिए जाएं और कुछ भारत बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिए जाएं। कॉन्क्लेव्स का मामला था एक, अगर आप न्यूज में रहते हैं कुछ टाइम से, न्यूज पढ़ते हैं कुछ टाइम से, तो आपको पता होगा। सी सही है। 4th किस लिए गलत हुआ, ये आपका 2015 का है। 72 देखिए, अनुच्छेद 3 संसद को डैश के लिए अधिकृत नहीं कर सकता। आर्टिकल 3 क्या नहीं कर सकता ये पूछ रहा है, नए राज्य को भारत में शामिल करने के लिए, ठीक है, नहीं कर सकता है, ठीक है, ये आर्टिकल 2 की पावर है, सही चुनना है। 19 फरवरी 2004 को लागू हुए 89 संशोधन के तहत 338A आया, जिससे हमारा NCST आया, ठीक है। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य हैं। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और सेवा और शर्तें भी राष्ट्रपति ही निर्धारित करते हैं इन सबकी, ठीक है। ये सारे तो आपका यहां से नेशनल कमीशन फॉर ST तैयार हो जाएगा, सही चुनिए। जिला न्यायालयों की जो नियुक्ति है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की नियुक्ति, पदस्थापन, पदोन्नति, ये राज्य के उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं। कोई व्यक्ति जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त है तो उसे केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति को जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है उसके पास अधिवक्ता के रूप में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, एडवोकेट होने चाहिए वो 7 साल तक। जिस व्यक्ति को जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है उसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा सिफारिश होनी चाहिए। करेक्ट पूछ रहा है, तो 2, 3, 4 सही है। पहला क्यों गलत हुआ, ये गवर्नर करते हैं, ठीक है, जो अपॉइंटमेंट करते हैं ना, अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन, ये गवर्नर करते हैं। और किसको कंसल्ट करते हैं वो साथ में, हाईकोर्ट के, हाईकोर्ट को, गवर्नर प्लस हाईकोर्ट, ऐसे याद कर लो। गलत चुनना है आपको। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1947, इसके अंतर्गत विनिमय नियंत्रण कानूनों के उल्लंघन से निपटने के लिए 1 मई 1956 को आर्थिक मामलों के विभाग में एक प्रवर्तन इकाई का गठन किया गया था, एक एनफोर्समेंट यूनिट लाई गई थी। 57 में इसका नाम किया गया एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, प्रवर्तन निदेशालय, और अभी ये पार्ट है वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का। और इसको क्या टास्क दिया गया है, 2 विशेष वित्तीय कानून, विदेशी मुद्रा प्रबंधन और धन शोधन निवारण के प्रावधानों को लागू करने का काम सौंपा गया है। डी गलत हो गया, क्यों, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2002 का, और ये ठीक दिया हो। अब फिर से आपको सही बताना है, आर्टिकल्स दिए हुए हैं और 6 स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन है, न्यू पेपर में तो नहीं आएगा, आ भी सकता है, सरप्राइज वैसे, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। 156 क्या कहता है, टर्म ऑफ ऑफिस, ठीक है बिल्कुल। 157 क्या कहता है, क्वालिफिकेशंस, योग्यताएं गवर्नर के लिए। 158 कहता है कंडीशंस, शर्तें। 159 कहता है ओथ एंड अफर्मेशन, शपथ। 160 कहता है डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस, ठीक है बिल्कुल। और 161 क्या कहता है, पार्डन वगैरह देना, ये वाला, ठीक है। तो ए सही हो गया आपका। 77 देखिए, गलत चुनना है आपको, फिर से आर्टिकल्स दिए हुए हैं और गलत बताना है, देखिए इसको भी। तो 124 ए क्या कहता है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक है ये। 143 क्या कहता है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, तो ये आपका गलत हो गया। 120 क्या कहता है, भाषा कौन सी प्रयोग की जाएगी, 110 तो धन विधेयक है ही, ठीक है। और संसद का सचिवालय है 98 में। 78 देखो, आपको गलत चुनना है। जब कोई संसद में बिना बताए 60 दिनों तक एब्सेंट रहे तो उसकी सदस्यता कैंसिल। 118 क्लॉज 4 कहता है लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग की बात हो रही है। 105 क्या कहता है, सदनों और उनके सदस्यों की शक्ति, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, कोई गलत नहीं है इनमें से। 79 देखेंगे, इसमें आपको करेक्ट बताना। 79 आर्टिकल क्या कहता है कि संघ के लिए एक पार्लियामेंट होगी, राष्ट्रपति होंगे इसमें, 2 इसमें हाउस होंगे, राज्यसभा और लोकसभा।
पांचवा भाग 79 से 122 संसद का गठन, संरचना और बाकी चीजें। राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं और लोकसभा समग्र रूप से हाउस ऑफ पीपल कहते हैं ना, तो लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। सही है सारे। 80 देखिए, गलत चुनना है आपको। कैग की बात हो रही है। जो महालेखा परीक्षक हैं वो संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकते हैं। पैक में, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पार्ट ले सकते हैं। ठीक है, और ये लोक लेखा समिति की कार्यवाही में मध्यस्थता करते हैं। इस प्रकार ये उनके मित्र और मार्गदर्शक हैं, फ्रेंड एंड गाइड हैं। और भारत में जो कैग हैं वो धन की प्राप्ति और जारी करने का नियंत्रण रखते हैं, लेकिन इसकी लेखा परीक्षा नहीं करते, ऑडिट नहीं करते। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(3) के अनुसार संसद को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन और सेवा शर्तों को निर्धारित करने का अधिकार है। ध्यान से करो इसे। आप ही बताओ, जो ऑडिटर जनरल है वो ऑडिट नहीं करेगा क्या? बिल्कुल करेगा। गलत चुनना है आपको। राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन सदस्य नहीं होते अपर हाउस का। 66 क्लॉज 1 कहता है उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पे ही यहाँ के उपराष्ट्रपति को हमने क्रिएट किया है। बताइए, तो ये कोई गलत है नहीं इसमें से। 82 देखिए, सही चुनना है आपको। पार्ट्स दिए हुए हैं, तो बताइए कौन सा पार्ट किस में है, किस पार्ट में क्या आता है। पार्ट्स और स्केड्यूल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल सब याद होने चाहिए। पार्ट 8 कहता है संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। 9 बी क्या कहता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और 17 क्या कहता है, ये आपका कहता है आपातकाल नहीं है, ये आपातकाल होता है आपका 18th। ये है आपका लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। और 4A क्या कहता है, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है। 83 देखिए, करेक्ट चुनना है आपको। पहली बैठक संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 और कॉमनवेल्थ में जो मेंबरशिप रेटिफाई करी वो मई 1949। पहला राष्ट्रपति चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 और लास्ट सेशन कब हुआ, 24 जनवरी 1950। ये सही है सारे, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, याद रखना। कौन से प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा, सिंपल मेजोरिटी, देखिए तीनों तरीके की मेजोरिटी, ज्ञान सर का एक वीडियो मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे, आप वो पढ़ लीजिए। कौन सा प्रावधान कैसे हो सकता है ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो आंसर है आपका बी। ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा जो है सिंपल मेजोरिटी से हो सकता है। ठीक है। और ये जो है आपका संघ एवं राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, इसके लिए आपको विशेष बहुमत चाहिए प्लस राज्यों की सहमति चाहिए, कंसेंट ऑफ स्टेट्स। 85 गलत चुनना है आपको। सर्वोच्च न्यायालय ने 2011 के राम जेठमलानी मामले में 32 अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को मौलिक संरचना के तत्वों के रूप में घोषित किया था। ठीक है। और 2002 में ऑल इंडिया जज एसोसिएशन केस के तहत स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली को बताया था, एलिमेंट ऑफ फंडामेंटल स्ट्रक्चर। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में एल चंद्र कुमार केस के तहत 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालयों की शक्तियों को मौलिक संरचना के तत्व के रूप में घोषित किया था। ये सारे बिल्कुल ठीक हैं। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, सबसे फेवरेट क्वेश्चन आ चुका है। बताइए कौन लेते हैं। देखिए, जहां भी नॉमिनेटेड आएगा ना वो नहीं लेते हैं। ठीक है, जो भी नॉमिनेटेड होंगे ना वो नहीं लेते हैं। तो आंसर तो ऐसे ही आ गया आपका, इलेक्टेड वाले लेते हैं केवल। ठीक है, चलिए 87 गलत चुनना है आपको। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव सीधे लोगों द्वारा नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष चुनाव की विधि से होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदस्यों के से मिलके बने निर्वाचक मंडल से होता है और उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों होते हैं सदस्य। इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो कोई गलत नहीं है। देखिए, वाइस सेम होता है बिल्कुल। इलेक्टोरल कॉलेज वाइस प्रेसिडेंट में क्या होता है, दोनों इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, पर इसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के नहीं होते मेंबर। प्रेसिडेंट के में चुनाव में स्टेट लेजिस्लेटिव के होते हैं। 88 देखो, रेगुलेटिंग एक्ट की बात कर रहा है 1773। इसके अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया था और एक बनी थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो उसमें कितने लोग डाले गए थे जो उनको हेल्प करेंगे, तो 4 सदस्य थे। ठीक है,
89 देखो सही चुनना है आपको। अब है 1781 का अमेंडमेंट एक्ट। इसमें जो कलकत्ता के सभी निवासी थे उनको सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में डाल दिया गया था। भारत की संचित निधि जो है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है, उससे अगर धन निकालना है तो संसद देगी परमिशन। संघीय बजट की तैयारी करना और उसे संसद में पेश करने के लिए वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग उत्तरदायी होता है। तो ये सही है आपके सारे। 90 देखिए सही चुनना है आपको इसमें भी। लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात हो रही है। ये किसको देती है रिपोर्ट? अपनी स्पीकर को, लोकसभा के। और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के कौन अपॉइंट करते हैं? लोकसभा के स्पीकर। और जो स्पेशल एड्रेस है राज्यपाल द्वारा विशेष अभिभाषण जो है वो 165 के अंडर आता है। बताइए सही कौन सा है? पहला दूसरा सही है। ये 176 है आर्टिकल, ध्यान रखना, स्पेशल एड्रेस बाय गवर्नर, ठीक है। और 165 होता है आपका एडवोकेट जनरल। कौन से विषय राज्य सूची में आते हैं, स्टेट लिस्ट में कौन से आते हैं बताइए? स्वच्छता, कृषि, सिंचाई, वन, परिवार कल्याण, तो ये तीनों आते हैं आपके, ठीक है। फॉरेस्ट किस में आता है? वन किस में आता है? कॉन्करेंट लिस्ट में। परिवार कल्याण किस में आता है? कॉन्करेंट लिस्ट में। 92 देखिए सही चुनना है आपको। भारत के संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 से देश में के मौलिक साक्षी दस्तावेज के रूप में इसको प्रस्थापित किया गया था। इट वाज द फंडामेंटल गवर्निंग डॉक्यूमेंट ऑफ द कंट्री। और रेगुलेटिंग एक्ट से पहली बार ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में हस्तक्षेप किया था। वेरी नाइस। 93 देखिए, किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत पर व्यापार का जो एकाधिकार था अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था? एक्ट्स तो आपको हिस्ट्री से भी याद होने चाहिए, वैसे भी याद होने चाहिए। 1793 का था। सही विकल्प चुने 94 में। जो क्रिश्चियन मिशनरीज को यहाँ परमिशन मिली थी आके क्रिश्चियनिटी फैलाने की, वो 1813 के चार्टर से मिली थी। 1833 के चार्टर से बंगाल के गवर्नर को इंडिया का गवर्नर जनरल बनाया गया था। 1773 के चार्टर एक्ट से मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। ऑल आर करेक्ट। 95 देखेंगे। किस अधिनियम के माध्यम से प्रेसिडेंसी निगमों, वाणिज्य मंडलों, विश्वविद्यालय और जमींदारों के अलग अलग प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया गया था? सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की बात हुई थी। तो ये आपका 1909 का एक्ट था। अब आपको गलत चुनना है 96 में। भारत परिषद अधिनियम 1892 से निर्वाचन पद्धति, इलेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत 1946 में संविधान सभा बनाई गई। और कितने मेंबर थे इसमें? 389 होने थे, मतलब संख्या इतनी बताई गई थी। कोई गलत नहीं है। 97 देखिए सही चुनना है आपको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने प्रांतों में द्वैध शासन को हटा दिया और उसकी जगह प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ठीक है। और 1935 के एक्ट से एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इसमें प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल किया जाना था। ऑल इंडिया फेडरेशन की बात हुई थी, यूनियन की। भारत शासन अधिनियम 1935 ने क्या कहा था कि डायार की द्वैध शासन केंद्र में लाया जाएगा। और इसी ने मताधिकार का भी विस्तार किया था, इसी एक्ट से हुआ था। बहुत बढ़िया, सारे प्रोविजंस ठीक हैं। सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को निम्नलिखित में से किस प्रथा का पालन करते हुए टेम्पररी स्पीकर चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ऐसा कहां होता था कि जो सबसे उम्रअंदाज है उनको बना दो फिलहाल के लिए, आउट ऑफ रिस्पेक्ट? फ्रेंच में होता था ऐसे, फ्रांस में, ठीक है। बाद में राजेंद्र प्रसाद बने थे। 99 देखो, 13 दिसंबर 1946 को भीमराव अंबेडकर ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। बेनेगल नरसिंह राव जो हैं वो सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। और 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिवन टू इटसेल्फ। और पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। 2, 3 और 4 सही है। बताइए जिसका ये गलत हो गया ना वो तो छोड़ के चले जाओ तैयारी, बिल्कुल, ठीक है। जेएल नेहरू ने प्रस्ताव पारित किया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। लास्ट क्वेश्चन, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने संविधान सभा की किस लघु समिति की, किस माइनर कमेटी की अध्यक्षता की थी? प्रत्याय, क्रेडेंशियल्स कमेटी के थे ये, ठीक है। और आपके जो हाउस कमेटी थी उसके कौन थे? पिताभी सीतारामैया, ठीक है। कार्य संचालन के थे के एम मुंशी। और कार्यों के लिए एक जो समिति बनी थी उसके थे जीवी मावलंकर।
तो ये दिए हुए हैं तो याद रखना, वैसे पूरी लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये टेस्ट आपका खत्म हो गया है। अब आप मुझे बताइए 100 में से कितने क्वेश्चन आपने ठीक किए हैं, ठीक है। उल्टा उल्टा कर लीजिए इसको और पढ़िए अच्छे से, तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे हम, खूब लंबे लंबे, आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे। बहुत बहुत धन्यवाद।